नेक्स्ट हमने कल वीपीसी, ईसी2 और एस3 के बारे में डिस्कस किया था। अभी आज हम आरडीएस कर लेते हैं। उसके बाद फिर वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आरडीएस का आपका दे रखा होगा। ये दे रखा है। पहले तो हमें विदाउट वेरिएबल करना है। हाँ, ये आपका डिव इंस्टेंस है। मतलब हम जो मैनुअली यहाँ पे फॉर्म करते थे, यदि आपको मान लो आरडीएस क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे आरडीएस करके सर्च करोगे। और यहाँ पे माई सीक्वल का आप, तो यदि डेटाबेस आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस में जाते हैं। इसके बैकएंड में डिब इंस्टेंस होता है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड किट और एक इजी किट। स्टैंडर्ड किट में आप ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे माइस्क्ल सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे माइस्क्ल का वर्जन दे रखा है। आप किस इन्वायरमेंट के लिए यूज करना चाहते हो, आपका यहाँ पे प्रोडक्शन दे रखा है, डेवलपमेंट टेस्टिंग दे रखा है, फ्री टीयर दे रखा है। और फिर इसके बाद अवेलेबिलिटी दे रखा है कि आपको यहाँ पे एक डीबी के साथ एक, अब आपको और भी मतलब एक डीबी इंस्टेंस के साथ एक आपको स्टैंड बाई चाहिए। और यहाँ पे सिंगल रहेगा, कोई स्टैंड बाई नहीं रहेगा। यहाँ पे एक स्टैंड बाई रहेगा, यहाँ पे दो स्टैंड बाई रहेंगे। तो इसे सिंगल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपका डेटाबेस इंस्टेंस का नेम एंड यूजर नेम, पासवर्ड आपको सेल्फ मैनेज करना है तो अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट कर दो, यूजर नेम पासवर्ड। इंस्टेंस का टाइप क्या रहेगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने कुछ भी ये काफी हायर दे रखा है। माइक्रो से में आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बस टेबल क्लास पे सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्लासेस था इसलिए आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा था। यहाँ पे बस्टेबल क्लासेस पे जाएंगे तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन लेस हो जाएगा। स्टोरेज टाइप में आपको यहाँ पे IO2 दे रखा है, आप सबसे लेस ले लो GP2। और इसका स्पेस कम कर लो। और यहाँ पे कनेक्टिविटी हमें अभी डिफाइन नहीं करना। एंड देन स्क्रॉल करके हमें यहाँ पे पब्लिक एक्सेस चाहिए। पब्लिक एक्सेस यहाँ पे अलाउ कर लो। और अलाउ करने के बाद
एग्जिस्टिंग वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी भी बन जाए। इस तरीके से आप इसको लास्ट में जो ऑप्शंस आएगा यहाँ पे डीबी का नेम डिफाइन करना होगा, डीबी नेम। तो ये जो आप मैनुअली परफॉर्म करते थे वो हम टेराफॉर्म से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे टेराफॉर्म का स्क्रिप्ट दे रखा है, मैं टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बहुत ही शॉर्ट में डिफाइंड है, कोई इतना लेंदी नहीं है। यहाँ पे जाके फोल्डर क्रिएट करते हैं, mkdir स्पेस rds एंड cd स्पेस rds। और ये करने के बाद आप rds पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल main.tf, एंड यहाँ पे जाके उस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं। पहला सेक्शन आपका टैराफॉर्म ब्लॉक है जो आपके प्रोवाइडर का है। सेकंड आपका एडब्ल्यूएस ब्लॉक है, किस रीजन में आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आपके डेबी इंस्टेंस का नेम क्या है, माई, और स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 20 GB। डीबी का नेम माई डीबी। आपका इंजन कौन सा है, माई सिक्वल है, उसका वर्जन क्या है, 8.0। इस डीबी इंस्टेंस के लिए जो आपका स्टोरेज इंस्टेंस क्लास है वो db.tc माइक्रो है। यूजर नेम आपका एडमिन दे रखा है, पासवर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है, एंड पैरामीटर ग्रुप नेम। वैसे पासवर्ड हमें यहाँ पे हाइड फॉर्म में भी दे सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल के फॉर्म में, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसा पासवर्ड पुट करते हो तो सिक्योरिटी पर्पज से बेस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद पैरामीटर ग्रुप नेम यहाँ पे दे रखा है, और फाइनल जो स्नैपशॉट है वो यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके लिए यहाँ पे ट्रू करके दे रखा है। पब्लिकली एक्सेसिबल यहाँ पे दे रखा है, वो भी आपका ट्रू है, मतलब पब्लिकली आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो अब इसको ना हम अप्लाई कर लेते हैं, और फिर उसको हम कनेक्ट करके भी देखेंगे वो टेबल्स तक हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको करने के लिए पहले हम इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो मेनली यहाँ पे रिसोर्स जो है डीबी इंस्टेंस है, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है। बाद में हम जब वेरिएबल पढ़ेंगे तो इसको वेरिएबल से भी करके देखेंगे, टेराफॉर्म स्पेस एज एन इनिट। पहले आप प्लगइन जो प्रोवाइडर है उसको डाउनलोड करना है। तो ये आपका प्रोवाइडर डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे। एक सक्सेसफुल हो गया। आपको सिंटैक्स एरर देखना है तो टेराफॉर्म स्पेस एंड देन वैलिडेट, आपका सिंटैक्स वैलिड है या नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड, तो भी आपने डिफाइन किया है। इसके बाद टेराफॉर्म स्पेस एंड देन प्लान। आप इसको कोड को अप्लाई करने से पहले आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो। तो ये 1 to ऐड दिखा रहा है, इसके बाद हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई, देन एंड। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यस पुट कर देते हैं, और फिर इस डेबियन इंस्टेंस की कन्वर्ट करिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा, 7 to 8 मिनट का। तो इसमें यस हर बार ही खुद से टाइप करना होगा, या आप मतलब हाइफन वाई करके एक ऑप्शन में शायद आता है, जैसे वो होता है ना पैकेज इंस्टॉलेशन में अपन वाई यूज करते हो, वैसे इसमें भी एक ऑप्शन रहता है। आप क्योंकि कमांड अगर होता है ऐसे रहेगा तो वो ऑटोमेशन में दिक्कत होगी ना। किसमें। अगर यस मैन्युअली डालना होगा तो मतलब ऑटोमेशन वगैरह में दिक्कत होगी ना, क्योंकि नहीं नहीं, तो कमांड जब उसको कमांड तो आप मैनुअली वैसे रन करोगे या तो किसी स्क्रिप्ट से रन कराओगे। अब एक ये जो टेराफॉर्म का कमांड है ये मतलब मान लो कि ट्रिगर करेगा तो भी ये कमांड तो एक तो चलेगा ही चलेगा। अरे एक बात बताओ। हम्म। एक कंपनी है और हम्म। वो वेबसाइट्स, मतलब उनका लिंक आ रहा है, सॉफ्टवेयर भी ज्यादा नहीं, पर उनके पास वेबसाइट भी ज्यादा प्रोजेक्ट है।
क्या वेबसाइट्स हाँ डिप्लॉयमेंट? डेवलप करते हैं, डिप्लॉय भी करते हैं। हाँ। तो उस कंपनी का खुद का AWS अकाउंट भी है। हम्म। तो अभी उन्हें हमें एक AWS इंजीनियर चाहिए जो उसे मैनेज कर सके। हाँ। और उनका बस इतना ही काम है AWS पे, मतलब मेरे हिसाब से इतना ही काम है कि वो वेबसाइट खुद से क्रिएट कर ले। तो उनके लिए AWS का इतना ही काम होगा कि वो वेबसाइट को होस्ट करते होंगे और उसके लिए उसको मेंटेन कर देगा। हाँ, होस्ट और मतलब मेंटेनेंस बाद में। और होस्ट जो भी एंड चेंजेस आ रहे हैं, मान लो कि आप नेक्स्ट उसको वेबसाइट में जो चेंजेस हो रहे हैं फिर उसको हाँ डिप्लॉय करना, हाँ। वो सारा वर्क भी होगा उसमें। तो सर अगर उसके लिए मैं अप्लाई करना तो क्या करना चाहिए? देखो, एडब्ल्यूएस के जितने AWS भी में कौन कौन टॉपिक्स से हैं ना, सर्विसेज? मतलब वो आना चाहिए डिटेल्स में, मतलब थोड़ा सा जितने भी इंफ्रा जैसे सर्विस है, EC2 है, VPC है, ऑटो स्केलिंग है, और ये लो कैश सी, वो तो CDN का कॉन्सेप्ट है ना, एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कौन सा? क्लाउड फ्रंट। फ्रंट से। हाँ। मैंने उसको खोल के भी देखा था AWS अकाउंट। तो उसमें जो पहले डेवलपर था मतलब जो इंजीनियर था उनका AWS का, हम्म। उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब जो अभी है नया है कोई बताता उसमें बहुत ज्यादा खराब समय लगता था अच्छा अच्छा। उनका, मतलब वैसे ही फालतू मेमोरी एलोकेट कर रखी थी जो यूज भी नहीं है उसका। और उसका वो लोग बिल पे कर रहे हैं हमें का, मतलब कंपनी वाले। हम्म। तो उन सब को अगर यूज करना हो तो पहले ना, आप पहले स्टेप में तो आप एक डमी में बना के आप देखो पहले उसको, टेस्टिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है ना? जैसे मतलब आप पहले वाले सिनेरियो किया होगा, उसमें मेमोरी एलोकेशन ज्यादा कर रखा है, बिल भी ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपने लेआउट बनाया है, जो आर्किटेक्चर में आप अप्लाई करोगे, डिप्लॉय करोगे, उसको टेस्टिंग इन्वायरमेंट पहले करके देखो। अब डायरेक्टली तो नहीं उसी में जाके छिड़कानी करोगे, फिर बाद में उसकी वेबसाइट का डेटा कहीं ना कहीं गिट में पड़ा ही होगा, तो अपडेटेड भी होगा, तो उसको जाके वहाँ डिप्लॉय कर सकते हो आप। तो ये बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया होगा। यदि मैं RDS पे क्लिक करता हूँ, DB इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अवेलेबल भी दिखा रहा है, मे बी शायद ये कंप्लीट हो गया, क्या अभी बन रहा है। नॉर्मली वहां पे भी ग्राफिकली भी करते हो तो इतना ही टाइम लेता है। हाँ, बट वहां पे सारे ऑप्शंस आपको मैनुअली सिलेक्ट करने पड़ते हैं। और ये जो क्रिएट होगा डिफॉल्ट VPC और डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में होगा, जिसमें 3306 पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट अलाउ होगा, क्योंकि इस MySQL का जो पोर्ट नंबर होता है डिफॉल्ट 3306 होता है। ये वन चेंज हुआ। और इसको हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो आप इसके लिए क्या करते हो कि गूगल में ना इसका वर्क बेंच डाउनलोड कर लो। डाउनलोड MySQL वर्क बेंच करके आप यहाँ पे विंडोज के लिए, और इससे इसकी कनेक्टिविटी कर लो। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मैं अपनी लोकेशन था कि कैसे डाउनलोड होगा। इंस्टॉलेशन के लिए कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है। यहाँ पे जाके MySQL वर्क बेंच का ऑप्शन आएगा, इसको ओपन कर लो। ये किस काम आता है? मतलब ये एक्चुअली टूल है विंडोज का, जिससे हम उस डेटाबेस को कनेक्ट कर लेंगे, उसमें जो भी टेबल क्रिएट करना है वो सब ऑप्शंस के लिए। फिर कनेक्ट टू डेटाबेस, और यहाँ पे आपका होस्ट नेम में आएगा उसका एंड पॉइंट नेम। तो वो आप यहाँ पे ब्राउज कर लीजिए, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका एंड पॉइंट नेम कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे होस्ट नेम में इसको पेस्ट करना है। डायरेक्ट इसका पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट दे रखा है, यूजर नेम मेरा वहाँ पे एडमिन था शायद, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, एडमिन ही है। पासवर्ड आपका योर पासवर्ड 123 है, वो आपको वॉल्ट में स्टोर कर देना है। योर पासवर्ड 123, एंड देन ओके पे क्लिक कर लो, एंड देन ओके कर लो। तो जो माई डीबी नाम का हमने डीबी क्रिएट किया है MySQL का, वो आप उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी। फिर इसके बाद डेटाबेस इंजीनियर को वर्क होगा कि इसमें आपका वो एंट्रीज करे, जो भी आपका डेटा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना है उसको, या मैनुअली करना है। इसमें फिर हमारा कोई रोल नहीं है इसके बाद? जो वो डिपेंड करता है कि आपने DB भी सीख रखा है, आपको DB के लिए भी हायर किया था, क्लाउड के लिए भी हायर किया, तो वो अलग अलग मैटर करता है।
तो ये माई डीबी करके आएगा, यहाँ पे टेबल स्विचिंग करके आप यहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। इतना आप कनेक्टिविटी आपको मतलब एज अ क्लाउड इंजीनियर आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इस पूरे डीबी को मेंटेन करना होगा जितना भी इसका कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हमने कनेक्टिविटी की, इसको मैंने वहां पर डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसको वहीं से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, टेराफॉर्म। और एक्चुअली क्या होता है, डीबी के साथ साथ ना इसका एक स्नैपशॉट बनता है, क्योंकि स्नैपशॉट से भी हम रिकवरी कर सकते हैं। तो सर डीबी मेंटेन कैसे करेंगे ये? डीबी डाटाबेस हमें मेंटेन करना होता है क्या फिर, मान लो? हाँ, डेटाबेस में जो जितना इंफ्रा वाला पार्ट है, मतलब कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, जैसे कि स्टोरेज है या नेटवर्क है, इन सब चीज़ें का आपको मैनेज करना है, या उसका स्नैपशॉट लेना है, बैकअप लेना है, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो ये आपको करना है। बाकी उसको डेबी में जो एंट्रीज होगी वो आपका डेटाबेस इंजीनियर करेगा। तो इसके लिए तो फिर एसक्यूएल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जो एसक्यूएल नहीं की नहीं, है अपनी। आपको वो नहीं पड़ेगी भाई, मैं माई सीक्वल में एंट्री करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। और टेबल्स क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल सा ये कर रहा हूँ कि आपका जो डीबी चल रहा है, जो इसके जो बैकएंड में सर्वर्स हैं, उसकी जो हम्म। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं उसको मैनेज करना है, उसके स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट से रिकवरी करना, ये सारा पार्ट आपका रहेगा। ओके। तो यहाँ पे टेरफॉर्म डिस्ट्रॉय करके हम इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। यहाँ पे यस कर लेते हैं। कई बार सर हमको ना एरर्स आते हैं कि कनेक्टिविटी हम्म। की पूरी कनेक्टिविटी, तो ये उसके लिए हेल्थ चेक लगा कर रखते हैं। तो कई बार होता है कि रिक्वेस्ट अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम्म। कनेक्टिविटी कम हो जाती है, क्रैश हो सकता है। सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता हम्म। है, फिर कुछ देर बाद अपने आप ही वो ठीक हो जाती है। तो हाँ तो वो, वो जो पॉइंट है ना जिसमें हम्म, वो क्रैश होती है, उस टाइम मतलब बिजनेस का बहुत लॉस होता है। तो डीबी के एंड से हो या लोड बैलेंस से? नहीं वो इस लोड, नहीं नहीं, लोड बैलेंसर की साइड से ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये भी है ना कि लोड बैलेंसर तो वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, हाँ। जितने भी बैकएंड में वो लगे होंगे डीबी इंस्टेंसेस या जो भी डीबीज होंगे, ठीक है। अब मान लो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका तो ये भी होता है ना कि हर एक डीबी की कैपेसिटी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो कि ये 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। मतलब इसके लिए कोई रिक्वेस्ट करेगा, जो भी यहाँ पे डीबी में डेटा स्टोर होगा, जो भी, या तो इससे जो एप्लीकेशन कनेक्टेड होगा या जो वेबसाइट कनेक्टेड होगा, आप जैसे वेबसाइट में फ्रंट में जो भी सर्च करते हो वो उसका डेटा कहाँ रहता है, बैकएंड में डीबी में रहता है। तो वो देखना पड़ेगा उसकी कैपेसिटी कितना है, कि वो 1 सेकंड में कितने रिक्वेस्ट की क्वेरी को रिजॉल्व करके दे सकता है। तो डीबी इसके लिए आप इसके डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो कि इस इतने रिक्वेस्ट, इतने मिलियन रिक्वेस्ट के लिए आपको ये डीबी का इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इतना स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। ये लोड बैलेंसर का काम तो सिर्फ इतना है ना कि वो तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट सेंड कर देगा, वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। तो डीबी को अगर एक बार हमने बना दिया मतलब जिस इंस्टेंस में, तो उसको चेंज भी कर सकते हाँ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो इसमें आप। यहाँ पे रनिंग में जैसे मतलब आते हो, मतलब चेंजेस का ऑप्शन आता है, आता है ना, ऐड वाला ऑप्शन आता है, चेंजेस आता है, टाइम डिस्ट्रॉय आता है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। हैं। और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें तो भी डाटा एज इट इज रिटेन रहेगा। हाँ, बट ये भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे मान लो कि अब हार्डवेयर वाला पार्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए डाउन जाएगा। अब जैसे मान लो कि आप इंस्टेंस का टाइप चल रहा हो, चेंज कर रहे हो, चेंजेस का मतलब ये है कि ना हार्डवेयर चेंजेस हो रहा है, तो हार्डवेयर चेंजेस का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ सेकंड्स का आपका हो जाएगा डाउन टाइम, या कुछ मिनट्स का डाउन टाइम चला जाएगा। या स्टोरेज चेंज कर रहे हो तो वो भी तो एक हार्डवेयर का पार्ट है। तो या तो उसके केस में एक और एक आपका सेकेंडरी डीबी हो, तो जब प्राइमरी वर्क नहीं कर रहा तो डीबी सेकेंडरी में चला जाए, ऐसा कुछ कर सकते हो। मतलब इसमें ब्लू लाइन ग्रीन लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। सर ये डिस्ट्रॉय फंक्शनलिटी क्या करता है सर, कमांड? क्या डिस्ट्रॉय कमांड क्या किया सर इसमें? डिस्ट्रॉय, जो हमने अप्लाई किया था, जो हमने स्क्रिप्ट में किया था, उससे जो भी चेंजेस हुए थे डब्ल्यूस अकाउंट में, आरडीएस में, जो भी जितना भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ था, वो सारे जी सर। कॉन्फ़िगरेशंस को डिलीट कर देगा। मतलब जो डीबी अभी क्रिएट हुआ था वो डिलीट हो जाएगा? वो सब, हाँ, ये जो डीबी बना था डेटाबेस, उसको डिलीट ओके। कर देगा। अच्छा।
आपने सर अभी इनिट किया था, तो डायरेक्टरी वाइज इनिट किया जाता है अगर मॉड्यूल आपने किया अलग अलग फोल्डर में क्रिएट किया, जैसे आरडीएस किया अलग फोल्डर में, तो इसीलिए आपने टेराफॉर्म इनिट किया था। अगर एक ही में रखूं तो इनिट करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, बट एक में रखोगे तो सारी अप्लाई हो जाएंगी ना। आप उसी में EC2 रख ओके, रखे हो, उसी में S3 रख रहे हो, तो सब अप्लाई होगा ना। इसीलिए मॉड्यूल वाइज कर रहे हैं और इनिट कर इसलिए रहे मैं हैं। फोल्डर वाइज कर रहा हूँ। ओके ओके सर। अभी सिंपल से सिर्फ RDS का है। हम्म। आईडी, हाँ, मतलब एक में रखूंगा तो मुझे इनिट, मतलब वो जो प्रोवाइडर उसको बार बार डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यस। वैसे आपको वैसे भी उसकी नीड नहीं है, आप उसको नहीं भी करोगे, इसको मेंशन नहीं करोगे, तब भी वो क्रिएट कर देगा। तो यदि दो एक चीज और भी है यहाँ पे, यदि मैं इसको हटा भी देता हूँ तो भी वो करेगा। ठीक है तो सर। ये हमारा DB यहाँ से डिलीट हो गया। एक बार स्नैपशॉट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इसके चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं, वो भी उसके साथ डिलीट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि वेरिएबल का है। तो वेरिएबल मेनली क्या है कि वैल्यूज को स्टोर करता है की वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इससे क्या है कि मेन कॉन्फ़िगरेशन में हमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता। वेरिएबल टेराफॉर्म as facilitating flexible reuse of infrastructure configuration, they allow you to customize aspect of your infrastructure without modifying the core configuration। तो इसमें क्या होगा कि वेरिएबल्स का फाइल अलग बन जाएगा, और जो मेन डॉट टीएफ है एक्चुअली वो मेन कॉन्फ़िग फाइल होता है। तो आपको हर टाइम उस मेन डॉट टीएफ पे जाके चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। वो मेन डॉट टीएफ आपका कोर कॉन्फ़िग फाइल हो गया, और वेरिएबल्स के अलग फाइल बनेगा। तो आपको वैल्यू में कुछ भी चेंजेस करना है, आपको T2 माइक्रो से T3 माइक्रो करना है, तो ये वैल्यू चेंजेस आप वेरिएबल्स पे करो, वो ऑलरेडी वहां से कनेक्ट करेंगे। इसमें वेरिएबल्स के दो टाइप हैं, एक आपका इनपुट वेरिएबल्स है। इनपुट वेरिएबल के भी बहुत सारे टाइप हैं। सिंपल वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल्स में आपके आते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। फिर इनपुट में ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जिसमें आपका लिस्ट, सेट, मैप और ऑब्जेक्ट, टपल ऐसे करके हैं। और फिर आउटपुट वेरिएबल्स हैं। जी, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इनपुट वेरिएबल्स। इनपुट मतलब कि हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इनपुट वैल्यूज प्रोवाइड करें। तो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का यहाँ पे नेम दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स का टाइप क्या है, वो नंबर है, क्योंकि इंस्टेंस काउंट है तो नंबर ही होगा। इसका डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, आप हटा भी सकते हो। और डिफॉल्ट मतलब कि उसकी एक्चुअल वैल्यू, ये वेरिएबल का की है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही मतलब यहाँ पे दे रखा है कि वेरिएबल में यहाँ पे, हाँ, ये भी काउंटिंग के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे ये इंस्टेंस का टाइप दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है भाई। आउटपुट वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको, बाद में आउटपुट वैल्यूज प्रिंट करना है, मतलब आपको पब्लिक आईपी प्रिंट करानी है, आपको DNS नेम आपको प्रिंट कराना है। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आप प्रिंट कर सकते हो लास्ट में, जब सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। या किसी फाइल पे स्टोर करना तो वो भी कर सकते हो आप। तो आपका इनपुट है, आउटपुट है, लोकल वेरिएबल्स हैं। देयर दीज आर द टेम्पररी वैल्यूज यूज्ड विद इन अ मॉड्यूल टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। तो ये मिली हम ना मॉडल्स के केस में यूज करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे इनपुट वेरिएबल से। और इनपुट वेरिएबल में आपका जो पहला आपका जो टाइप है प्रिमिटिव टाइम्स में, सिंपल वेरिएबल्स में आपका स्ट्रिंग, जिसमें टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा। सेकंड आपका नंबर रहेगा, और फिर आपका बूलियंस रहेगा। कॉम्प्लेक्स में दे रखा है लिस्ट, सेट, मैप, ऑब्जेक्ट एंड टपल, ठीक है। लिस्ट में जैसे कि हमने मल्टीपल लिस्ट दी, मान लो कि मुझे ना 3 इंस्टेंस क्रिएट करना है, बट ठीक है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की करना है, तो वो भी कर सकते हैं, या सेम कॉन्फ़िगरेशन में भी कर सकते हो। अलग कन्फिग्रेशन करना है तो उसके लिए मैपिंग भी यूज होगा। तो यहाँ पे आते हैं लास्ट में, इसके कॉन्फ़िग का पहला हम देखते हैं। तो ये पहला हमने जो एग्जांपल लिया वो स्ट्रिंग में आता है, मतलब हम इनपुट वेरिएबल में प्रिमिटिव टाइप्स जो आपका वेरिएबल है, जो इनपुट की कैटेगरी में है, उसमें आपका एक स्ट्रिंग का दे रखा है, आपको इंस्टेंस लॉन्च करना है। और उस इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे पहले तो एक ही फाइल में दोनों वैल्यू डिफाइन कर रखा है। इसमें क्या है, ये तो आपका पता है कि क्या होता है, ये आपका टैरफॉर्म ब्लॉक है। इसके बाद एक वेरिएबल यूज किया गया इंस्टेंस टाइप की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, तो वो T2.micro।
ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके बाद की नेम है। आपको की नेम यूज करना है तो वो आप उसके लिए आपकी वेरिएबल डिफाइन है। आपका रीजन ये आपका एडब्ल्यूएस ब्लॉक हो गया। फिर बाद में उन वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। इंस्टेंस टाइप इक्वल टू क्या हो गया, var डॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। तो ये आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप क्या वैल्यू क्या लेगा वहां पे, t2 डॉट माइक्रो। और फिर नेक्स्ट की अंडरस्कोर नेम में var डॉट की अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, हाँ ये की का आपका दे रखा है की अंडरस्कोर नेम, मतलब जो भी की आपने डिफाइन किया होगा। फिर बाद में इनको अलग अलग उस प्रॉब्लम पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये आप एक ही फाइल में मिशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इससे आप 3 4 फाइल और भी बना सकते हो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके करना है तो कॉपी करके मैं यहाँ पे सीडी स्पेस बैक से बैक आते हैं यहाँ पे। बाद में ये सारा फोल्डर जो जितने भी मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ एट द लास्ट। वैसे उसमें भी नोट्स में दे रखा है, बट ये जितनी भी आपकी क्लास की स्क्रिप्ट्स रहेंगी वो आपको मिल जाएगी। mkdir स्पेस ac2 विथ var, ठीक है ऐसा कुछ मेंशन करते हैं। ac2 विथ var यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें जाके इसमें राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट करते हैं मेन डॉट tf। इसको करने के बाद यहाँ से कोड कॉपी करते हैं और मैं आपको इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका टेराफॉर्म ब्लॉक है। इसके बाद ये पहला वेरिएबल जो कि इंस्टेंस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसका फॉर्मेट जो इंस्टेंस की फॉर्मेट है आपका क्या है, स्ट्रिंग टाइप है और ये भी स्ट्रिंग है। और फिर आपका ये एडब्ल्यूएस ब्लॉक हो गया। इसके बाद ये रिसोर्स सेक्शन हो गया। फिर बाद में ना एक आपको हिंट दे रहा है कि आपको इसमें आउटपुट वाला वैल्यू चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, कि जो भी इंस्टेंस क्रिएट होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब मेरे केस में जो की है वो की 25 के नाम से है, की 25। इसको सेव कर देते हैं टी टू डॉट माइक्रो, ठीक है। मुझे यहाँ पे एम आई में प्रॉब्लम हो सकता है कि मे बी एम आई वर्क करे या ना करे। देखते हैं, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। टेराफॉर्म एंड देन इनिट एंड देन एंटर। हाँ, वो सबनेट वजह से उसकी एरर आती है, डिफॉल्ट सबनेट की वो चला ही नहीं। अच्छा दिखा रहा हूँ मुझे, देखता हूँ। ठीक है, टेराफॉर्म स्पेस, अब ये हो गया आपका इनिट, तो प्रोवाइडर डाउनलोड हो गया। इसके बाद इसको वैलिडेट कर दो कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने वैल्यूज मेंशन किए हैं तो वैलिड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे टेराफॉर्म स्पेस एंड देन यहाँ पे अब इसको आप प्लान कर लो कि आप डायरेक्टली भी अप्लाई, मतलब डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। प्लान तो जैसे प्रीव्यू मोड में क्या रिसोर्स यहाँ पे ऐड करेगा, तो एक ही रिसोर्स ऐड करेगा। इसके बाद यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई। सर ये वेरिएबल हमने दिया है वो प्रोवाइडर से पहले दिया है, ये जरूरी तो नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा नहीं है, प्रोवाइडर से प्रोवाइडर के बाद भी दे सकते हो। एक बार मैं करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। ये आप चाहो तो इसी में चेंजेस कर लेते हैं, मतलब चलो पहले इसी से कर लेते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई एंड देन एंटर।
तो ये इसमें एक इंस्टेंस आईडी इसने प्रिंट किया, क्योंकि इंस्टेंस इसने लॉन्च कर दिया, आउटपुट की वैल्यू में डिफाइन किया था। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको इंस्टेंस दिख जाएगा। ठीक है, टेराफॉर्म एग्जाम्पल के नाम से लास्ट में इसका शायद एग्जाम्पल यहाँ पे डिफाइन भी था, टेराफॉर्म का नेम, मतलब इंस्टेंस का नेम। टैग का भी नाम वो बता सकते हैं, क्या? टैग्स का भी और भी, हाँ, टैग मेंशन कर सकते हैं मल्टीपल। इसके बाद रनिंग में आ रहा है, आप यहाँ पे पब्लिक अभी भी इसको एलोकेटेड है, की भी एलोकेटेड है, उसकी कनेक्टिविटी भी करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। पब्लिक अभी कॉपी करके ये चेक करना थोड़ा जरूरी रहता है, ताकि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमने एक्चुअली अमेजन लिनक्स लिया, तो यहाँ पे यूजर नेम क्या आएगा, EC2 हैपन यूजर, एडवांस सेटिंग यूज प्राइवेट की। और यहाँ पे आने के बाद key25.pam open, then click on OK, and then accept it. sudo स्पेस su, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है परफेक्टली। तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसमें फाइल्स में और भी चेंजेस करके देखते हैं, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन डिस्ट्रॉय। बस ये है कि आपके वेरिएबल्स इस रिसोर्स से पहले होने चाहिए। इतने ये तो मैंडेटरी है, क्योंकि भाई वैल्यू कहाँ से फेच करें। अभी वो भी करके देख लेते हैं, मैं इसको जस्ट ये प्रोडक्शन के ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ से कट करके ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉयड हो गया स्ट्रिंग। तो यहाँ से मैं इस AWS ब्लॉक को यहाँ से कट करके इसके टॉप में मेंशन करता हूँ, जस्ट टैब ब्लॉक के नीचे इसको पेस्ट किया, इसको सेव करते हैं, फिर इसके बाद अप्लाई करके देख सकते हैं, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई। तो यस कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं यस करके अप्लाई करके जरूर देख लेना, वो यस के बाद भी अप्लाई में भी एरर दे सकता है क्रिएशन के टाइम पे। यस ये दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। तो ये सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में भी वर्क कर रहा है, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसमें कोड कहाँ से लिया आपने? और तो मैंने वही जो आपका वो यूज करा थी। आपका VPC ही, मतलब मुझे लगता है VPC रिलेटेड है, नो सबनेट फॉर्म फॉर द डिफॉल्ट। मैंने बना भी था बीसीसी में प्लस सबनेट बनाते ही उसी में तो नहीं, वो डिफॉल्ट इसमें नहीं लेगा ना, इसी रीजन ऑटोमेटिक कैसे ले लेगा? उस या तो फिर आप सबनेट यहाँ मेंशन करो, वो ऑटोमेटिक नहीं लेगा, वो ऑटोमेटिक लेता है डिफॉल्ट वाला, और डिफॉल्ट वाला आपने क्या कर दिया, उसको गलती से डिलीट कर दिया आपने, वो यहाँ से हटा ही दिया आपने। VPC में जाओगे तो रिट्रीव नहीं कर सकता वो दोबारा से। वो पता नहीं कैसे डिलीट कर दिया गलती से आपने।
अब यहाँ पे जो सबनेट्स है ये दो सबनेट होते ही नहीं, यहाँ पे 6 सबनेट होते हैं। डिफॉल्ट वाला हट ही गया है, वो डिफॉल्ट वाला बचा हुआ है, मतलब नहीं है ही नहीं। कैसे होगा? अब ये तो जो आपने वीपीसी बनाया है, तो उसकी यहाँ पे एक वैल्यू मेंशन कर दो सबनेट करके। इसका सबनेट सबनेट आईडी एंड देन इक्वल टू, यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दो सबनेट आईडी की, जिस सबनेट बनाना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे कोई सबनेट बना हुआ है, इसमें से कौन सा वर्किंग सबनेट है, ये सबनेट आईडी कॉपी करो। यदि ये सही होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन सही किया होगा, तो आपका ये बन जाएगा। फिर सही स्टार्ट अप्लाई से नहीं कर सकते। नहीं, वो तो हो रखा है, वो दोबारा नहीं करता डाउनलोड, वो एक ही बार करता है। काम करना वो जरूरी नहीं, प्लान तो जस्ट प्रीव्यू के लिए है कि आपको उससे पहले इसके कोड में क्या अप्लाई होगा, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो पहले देख सकते वही हैं। नहीं इतना घंटों से। उसमें भी आपने लिनक्स में भी एक रोल करा था ऐसा, फिर आपने बनाया था फिर यहीं पे डाल दिया। आपने अपने अकाउंट में जो है, एडोस अकाउंट है ना, उसमें जो डिफॉल्ट चीज है ना, वो सब हटा दिया है आपने, पता नहीं गलती से वो डिलीट करते ही नहीं है। सर मेरा इतना बिल बन रहा था, अच्छा अच्छा। तो उसका दोनों बीपीसी तो वो तो पहले ही होता है। कोई नया अकाउंट ही बना दो। मैंने सर एक बार हटा दिया था। नहीं नहीं, वो रिकवर हो जाता है, डिफॉल्ट बीपीसी रिकवर हो जाता है। हाँ, उसका एक पूरा प्रोसेस है, डिफॉल्ट बीपीसी को रिकवर करने का प्रोसेस दे रखा है। मैंने क्या कर दिया, तो मैं अकाउंट ही हटा दिया। हो जाएगा रिकवर। नहीं नहीं नहीं, हाँ रिकवर हो जाता है, आप जाके देखिए यूट्यूब, बहुत सारे वीडियो पड़े रिकवरी। यही क्या था, जितनी चीजें थी मतलब स्टॉप कर देते ना, जितनी चीजें थी सब सिलेक्ट डिलीट परमानेंटली खुद होती है। अभी चल गया इंस्टेंस, अच्छा हाँ वो देना। चेंज हो गया, क्योंकि वो मैंने सबनेट मेंशन कर दिया कि इस सबनेट में आपका चलाना है। सर जो डिफॉल्ट है उनका मैं वो नहीं करना है। उनको डिलीट नहीं करना होता भाई, क्योंकि आप जब ये इंस्टेंस मेंशन करते हो, यहाँ पे हमने इसमें मेंशन तो ना कहीं की है कि ये इस वीपीसी में बनेगा, तो ये जाके डिफॉल्ट, आपने जब पहली बार क्लास एनएमएस के लिए होगी, तो उसके लिए पहले वीपीसी होना पड़ा है, पहला पीसीपी से स्टार्ट किया होगा, तो उस बनता तो वीपीसी में ही है। तो पहले से वो वीपीसी बना के वो देते हैं, हर रीजन में आपको एक डिफॉल्ट वीपीसी बनेगा, और जितने जोन होंगे उतने सबनेट्स होंगे। तो ये वो मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन वैल्यूज को ना हम, देखो इसमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे टेराफॉर्म ब्लॉक है, प्रोवाइडर ब्लॉक है, आपके वेरिएबल्स का है, तो इनको ना अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब इसमें इस वाले में सिर्फ रिसोर्स सेक्शन को छोड़ के बाकी आप अलग कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कट किया, और इसमें जाके मैंने एक फाइल क्रिएट किया। ये शायद मैंने पहले बताया नहीं, बताना, प्रोवाइडर्स प्रोवाइडर्स डॉट टीएफ, और ये जाके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद बैक आया मेन डॉट टीएफ में, यहाँ से नहीं है वो, प्रोवाइडर टेराफॉर्म ब्लॉक था, इसको रीनेम कर दो टेराफॉर्म डॉट टीएफ, ठीक है। चलिए तो ये बात की ना इसके नाम यही होने चाहिए, एक तो मेन वाला कंफर्म होता है। नहीं नहीं, वहाँ बाकी सब सेम ही होना चाहिए, तो रॉन्ग नहीं चलेगा। मतलब वो टेराफॉर्म का टीएफ बनाना, टेराफॉर्म का टीएफ ही बनाना। हाँ, ये आप प्रोवाइडर ब्लॉक भी अलग कर सकते हो, नेम सेम रहेंगे सबके, प्रोवाइडर्स डॉट टीएफ, ये आपने प्रोवाइडर डाल दिया अलग अलग, मतलब मैं उसी फाइल से मल्टीपल फाइल वेरिएबल्स को अलग हम मेंशन कर सकते हैं। इसलिए ये तब यूजफुल है जब बहुत लेंदी प्लेबुक, मतलब ये बहुत लेंदी वो हो, कोड फाइल्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स, एक्चुअली इन्हीं नेम से ही फाइल मेन डॉट टीएफ पेस्ट करेगा, इसलिए सेम होना जरूरी है। आप यहाँ पे यस सर। एक चीज और बना सकते हो, यहाँ पे जाके आउटपुट डॉट टीएफ अलग कर सकते हो, यहाँ से कट कर दो। ये न्यू फाइल में सर आप कट पेस्ट कर रहे हो, फिर इसका फायदा क्या है मतलब? मतलब क्या है कि जब आपका बहुत, ये तो चलो छोटा सा एक आपका स्क्रिप्ट है, ठीक है, हाँ। बट ये बहुत लेंदी स्क्रिप्ट होता है वैसे,
तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इनमें बार बार हमें हमें जो चेंजेस करने होते हैं वो वेरिएबल्स में चेंजेस करने होते हैं। मान लो मुझे अभी T2 माइक्रो पे नहीं T3 माइक्रो पे करना है, इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो ये मेन और टी में चेंज करने का मतलब ही क्या है। आप MI का भी एक वो बना लो वेरिएबल, यहाँ पे चाहो तो इसको भी आप वेरिएबल के फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। उसके लिए क्या रहेगा आपका यहाँ पे, एक MI का आप यहाँ पे बनाओ वेरिएबल, वेरिएबल AMI_ID, फिर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वैल्यू जो वहां पे मेंशन कर रखा था ये C99 इस तरीके से था वो मेन डॉट TF में, तो यहाँ पे जाके C99 नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे आप बस सेम ही लग रहा है मुझे, तो कुछ चेंजेस तो लग नहीं रहे। तो मैंने यहाँ पे तीन वैल्यू मेंशन कर दिए, MI ID। अब इसका कैसे वहां मेंशन करोगे मेन डॉट TF में, तो ये यहाँ से हटा दो और यहाँ पे मेंशन कर दो वैर डॉट AMI_ID ये। ठीक है, तो ये हो गया। अभी वेरिएबल वहां से ले लेगा। आपको यार टैग्स को भी वेरिएबल के फॉर्म मेंशन करना है, तो ये जो मेन डॉट TF है ये मेन कॉन्फ़िग फाइल है आपका। तो मैंने सब चीज अलग अलग कर दिया। आउटपुट डॉट TF जितने भी आउटपुट्स वाली वैल्यू मेंशन करना है इसमें डाल दो। आपको जो जो आपको टर्म टर्म ब्लॉक सेम ही रहेगा, आपको जो भी वर्जन यूज करना है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। बिजनेस लॉजिक जैसे रखे। हाँ। तो ये सारी फाइल्स मैंने अलग अलग कर दी ताकि हम मेन इस पे कोई चेंजेस नहीं करते हैं। डेटाबेस का अलग। नहीं नहीं, मतलब एक ही रिसोर्स के लिए, मतलब मान लो मेरा एक रिसोर्स है और उस रिसोर्स रिसोर्स के लिए हर एक वैल्यू को मैंने अलग अलग मेंशन किया है कि आउटपुट्स अलग रहेगा, प्रोवाइडर्स अलग रहेगा, वेरिएबल्स अलग रहेंगे, टेराफॉर्म अलग रहेगा। आपको भी मेनली चेंजेस करना होता है, वेरिएबल्स भी चेंजेस करने होते हैं। यहाँ पे आप टैग नेम भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप वहाँ पे वेरिएबल जो आप उसको नेम असाइन कर रहे हो, वेरिएबल, और यहाँ पे टैग्स करके आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे टर्म एग्जाम्पल करके यहाँ पे आ रहा है ना, पोजिट सुडो टर्म एग्जाम्पल, ऐसे कॉल करना होगा इसको। वो तो वहां कर लेंगे। इसमें ना एक मैपिंग का यूज हो रहा है। अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ ये आपने डिफरेंट डिफरेंट, मान लो कि स्टार्टिंग में हमको इंस्टांस लॉन्च कर रहे हैं तो हमने अलग अलग फाइल बना दी स्टार्टिंग में, और हाँ, बाद में नीचे से हमने वैलिडेट किया, तो हो जाएगा ये वैलिडेट? हो जाएगा ना, वही करके दिखा रहा हूँ मैं, लॉन्च करके दिखाऊंगा। मैं ऐसे तो ना कि आपको सिर्फ चेंजेस ही कर रहा हूँ, अभी आपको फाइनली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो ये मैंने सभी के लिए वेरिएबल मेंशन कर दिया। MI के लिए वेरिएबल, इंस्टेंस टाइप के लिए वेरिएबल, की नेम के लिए वेरिएबल और टैग्स के लिए वेरिएबल। ठीक है, और ये सारी वैल्यू आपका वेरिएबल्स कहाँ मेंशन कर दी, यहाँ पे टैग के लिए दो टैग दे रखे हैं। आपका एक वेरिएबल की नेम दे रखा है, इंस्टेंस का टाइप दे रखा है, MI ID दे रखा है, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दे दी है। MI क्या है, वैर डॉट MI ID वेरिएबल से फेच करो, वैर डॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप, वैर डॉट की अंडरस्कोर नेम, वैर डॉट टैग्स। सर ये वैर ऑब्जेक्ट जो है, वैर ऑब्जेक्ट वो कहाँ से कॉल हुआ, मेन से? हाँ, ये मेनली मेन ही कॉल होगा। मेन आप जब टर्मिनेट करोगे तो ये मेन अप्लाई करोगे तो इस यही से कॉल होगा। तो उसको जब इस रिसोर्स को आप क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, जैसे अब उसको अप्लाई करोगे, तो इसको ये वैल्यू चाहिए होगा। ये वैल्यूज इसको कहाँ से मिलेंगे, वेरिएबल वाले फाइल से। ओके। तो जैसे वैर जो ही ऑब्जेक्ट बना ना, मुझे उसके लिए कंफ्यूजन है कि ऑब्जेक्ट कॉल बना कहाँ पे और कॉल कहाँ से बने, कैसे एक्सेस करता है वैर? वैर मेन जो डॉट वेरिएबल TF है। ही आपका कॉल होगा। यहाँ पे होने के बाद इंस्टेंस रिसोर्स बनना स्टार्ट होगा। उसको जिन जिन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगा ये यहाँ पे लुकअप करेगा। यदि वैल्यूज है तो अपडेट कर देगा, अदरवाइज आपको एरर दे देगा। ठीक है, ओके। बाकी ये तो ऐसे ही है, मतलब टेलीफोन ब्लॉक आपका सेम रहना है तो उसमें कोई चेंजेस करने ही नहीं है। और ये भी आपका प्रोवाइडर भी वही रहेगा। आपको रीजन चेंज करना, रीजन चेंज कर सकते हो। आपको इस रीजन में नहीं दूसरे रीजन में आपको लॉन्च करना है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो आप। और आउटपुट्स में आपको और भी कुछ आउटपुट वैल्यू चाहिए तो वो भी ऐसे मल्टीपल आउटपुट्स का वैल्यू मेंशन कर सकते हो। कि जैसे टैग तो चलो छोड़ो, यहाँ पे पब्लिक IP का देख लेते हैं। पब्लिक IP, तो ये मुझे जो इंस्टेंस बनेगा उस इंस्टेंस का क्या करेगा, पब्लिक IP मुझे दे देगा।
और भी जो वैल्यूज में आप प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे। तो मैंने एक ही फाइल से मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर दी वैसे। ये जब बनेगा जब आपका प्लेबुक बहुत लेंथी होगा, तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज को अलग अलग मेंशन करूँ, तो ताकि मुझे क्लियर रहे। एक ही में मेंशन करूंगा तो मेरे लिए बहुत लेंथी, वो एक सिंगल फाइल बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैंने अलग अलग फाइल्स को अलग अलग उसको मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे इसको रन करते हो, देखते हैं इससे आपका क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है टेराफॉर्म स्पेस, एंड देन आप सीधा मैं अप्लाई ही कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई एडिट करने कोई नीड है नहीं। प्लान बेसिकली है आपको प्रीव्यू करने के लिए कि क्या अप्लाई होने वाला है। वो आप उससे पहले देख सकते हो, एक्चुअल अप्लाई करने से पहले आप टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। फाइल तो नहीं है, सारी सारी फाइल तो नहीं है, तो दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। ये फाइल ये इनिट में बन जाता है पहली बार ही। हमने प्रोवाइडर चेंज थोड़ा किया है, वो तो एडब्ल्यूएस ही है ना। तो इसने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, मुझे आउटपुट में दो वैल्यू दे दी, इंस्टेंस आईडी और इंस्टेंस का पब्लिक आईपी। इसके बाद आप यहाँ पे जाके देखोगे एक इंस्टेंस आपका रनिंग में आ रहा होगा, तीसरी बार बना रहा है, तीसरा आपका यहाँ पे। अच्छा, ये मेन नेम आपका यहाँ पे नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, जो टैग तो इसमें लगे होंगे, वो टैग यहाँ पे आते हैं। वो नेम टैग तो दो होंगे, डेव एंड टैरो एग्जाम्पल। यहाँ पे नेम भी मेंशन करना चाहिए था उसमें वेरिएबल के फॉर्म में। अब इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म को। आपको इसको स्प्लिट करना भी आना चाहिए फाइल्स को। अच्छा सर, वो नेम ला सकते हो आप अभी डिस्ट्रॉय करने से पहले इसमें ऐड करके? हाँ, ला सकते थे। मतलब मैं भी इसको वो कर दूंगा ना, यस नहीं करूंगा, नो कर दूंगा। अच्छा हाँ। दिस नो, दिस नो, ठीक है। तो यहाँ पे नो करके डिस्ट्रॉय को मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप वेरिएबल्स में जाओ, यहाँ पे ना आपका नेम आपका यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये इसके लिए वेरिएबल देखते हैं। टैक्स को भी देंगे। नेम करके आएगा, और यहाँ पे ये आपका, तो यहाँ पे जो भी आपको नेम देना है, VM1 करके आपने यहाँ पे नेम असाइन कर दिया। ठीक है, ये असाइन करने के बाद आप यहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर दो। तो हमने एक वेरिएबल और ऐड कर दिया यहाँ पे। इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे यूज करते हुए जा सकते हो। ये इसने वहाँ पे कंपेयर किया, और यहाँ पे रिफ्रेश करो, इसमें अभी भी नहीं आया, मुझे लगता है इसमें मेरी वाली फाइल में वो वेरिएबल है क्या ना। अच्छा मेन, हाँ वहाँ वेरिएबल ऐड नहीं किया, हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ पे जाके main.tf में आओ, और यहाँ पे टैग्स के बाद आप यहाँ पे नेम मेंशन कर दो। इंस्टेंस नेम होगा ना। बस देख लेते हैं क्या वैल्यू रहेगा। इंस्टेंस नेम तो नहीं आता शायद, ये कैपिटल में, हाँ ये रहेंगे। बट ऐसे सपोर्ट करता नहीं हुआ। ये नहीं लेता है, टैग के फॉर्म में ही लेता है। हमने तो यहाँ पे क्या AWS इंस्टेंस से आगे एग्जाम्पल नेम डाल रखा है ना ऑलरेडी, तो लिया क्यों? टैग नेम इक्वल टू var डॉट नेम ऐसे ले लेगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? अगर इंस्टेंस का जो नेम हम तो ऊपर ही डिफाइन करते हैं ना, ये AWS रिसोर्स के आगे जो हमने लिखा हुआ एग्जाम्पल। हाँ, देखो नेम, और देखो टैग्स में ही नेम आएगा, ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे जाके इसको आप अप्लाई करो, अब ये वहां पे मॉडिफाई कर देगा। यहाँ पे आ रहा है अब ये 1 to ऐड नहीं, 1 to क्या आ रहा है, चेंजेस। ठीक है, यदि ऐड करो न्यूली कुछ ऐड हो रहा है तो आपका 0 to ऐड आएगा, कुछ मॉडिफाई कर रहे हो तो 1 to चेंज आएगा, देन आपका डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो 1 to डिस्ट्रॉय या 2 to जितने रिसोर्सेज आप वहां पे ऐड या डिस्ट्रॉय। तो ये आ रहा है मॉडिफाइंग। इसके बाद इसको आप रिफ्रेश करो यहाँ पे,
आ गया VM1। चलो टैक्स में तो नहीं था। एक्चुअली क्या है कि जो नेम लोग कहते हैं नेम स्क्वायर, इसको जो नेम देना है आपको टैग के अंडर देना है। और अगर टैग ही देता हूँ, खाली टैग देता हूँ, तो टैग भी दे दिया ना, मतलब वो टैग तो खाली। वो उससे हमने यहाँ नॉर्मली मेंशन वेरिएबल पे ही मेंशन कर दिए थे यहाँ पे, उससे ही ले लेगा आपका। पर हमने यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल असाइन किए, एक नेम और एक हाँ टैग। बट वो हमने टैग भी नहीं दिया, अभी ये कह रहा हूँ मेन हाँ डॉट में। हाँ बट ये ले रहा है वहाँ पे। बट यहाँ पे भी कर दोगे नेम इक्वल टू यहाँ पे डॉट नेम, ये इसमें नेम के लिए हाँ। जो नेम वाला आपने वैलिडेशन किया था। बट टैग्स वाला भी ले लेगा यहाँ पे, जितने हम टैग भी कर रहे थे यहाँ पे टैग भी आ रहा है देखो। हमने टैग को कहीं भी कोई कॉल नहीं कराया। आप इसमें क्लिक करोगे, आप टैग सेक्शन में जाओगे, आपको दोनों टैग दिख जाएंगे। तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, उसके लिए कॉल तो कुछ नहीं कराना पड़ेगा। एक काम करते हैं यहाँ पे, इसी में स्क्रॉल डाउन करके या तो टैग में फिर वापस टैग। जो पहला वाला मेंशन किया गया था ना, ये वैडो टैग्स भी ले सकते हैं, टैग्स ऑल, ठीक है, इंफॉर्मेशन पर देखते हैं। वैडो टैग्स था क्या यहाँ पे? हाँ टैग्स था। वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, इसके प्लगइन्स डाउनलोड है ना टैरफॉर्म के, वो आपको सजेस्ट करता है। कोई चेंजेस नहीं हुआ तो बॉर्ड वेट और टैग अभी भी क्या है। वैडो टैग्स ही दे रखे हैं यहाँ पे। हमने टैग सॉल्व किया है, अब सिर्फ टैग टैग से। वो एरर दे रहा है यहाँ पे। या आप इसको एक बार डिस्ट्रॉय करके कर सकते हो, क्योंकि वो शायद इनिशियल टैग्स अंडरस्कोर ऑल था ना। हाँ एक बार डिस्ट्रॉय करके क्रिएट करके देखते हैं, terraform स्पेस एंड देन डिस्ट्रॉय। चलो, वैसे मॉडिफिकेशन भी दो ही ना, तो इसमें एक ही कुछ क्या? मॉडिफिकेशन दो ही ना, एक तो इसमें नाम लिखा, जो हमने इंस्टेंस का नाम लिखवाया, ठीक है। और एक टैग्स का। और एक टैग इसमें हटाया जो। अभी तो चलो अप्लाई, अब ये तो डिस्ट्रॉय करें, डिस्ट्रॉय करने देते हैं, फिर उसका अप्लाई में आएगा ना क्या? अप्लाई में तो इंस्टेंस का रिसोर्स है ना, एक ही रिसोर्स तो मेंशन किया है, ये कोई रिसोर्स तो ना है टैग। आएगा तो वन टू ऐड ही आएगा। जितना जितने आपके रिसोर्स ब्लॉक होते हैं उतने वन ही। टू एंड हाँ, मॉडिफिकेशन तो मॉडिफिकेशन कर ही नहीं, मतलब डिस्ट्रॉय करके अप्लाई कर रहे हैं। पहले तो किया था। हाँ वो पहले मैंने टैग मेंशन किया नहीं था उसमें। मैंने एक टैग लगाया था, हाँ एक टैग डिलीट हुआ और एक नेम ऐड हुआ, तो दो मॉडिफिकेशन होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो लगा ही, पहले तो कोई लगा ही नहीं था, कोई था ही नहीं नेम। पहले आया था नाम, फिर टैग्स के जब साथ टैग्स टैग। आया था वहां पर, ऐसा कुछ इतना माइनर को नहीं सेंस करता वो। टेराफॉर्म स्पेस, अब देखते हैं अप्लाई करके यहाँ पे, अब ये उन टैग्स को लेके आता है कि नहीं आता। यस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आया। ये VM1 ठीक है, रनिंग में आया है, इसमें टैग्स में जाते हैं, तब भी वो टैग नहीं आ रहा है।
एक ही वो नेम ही आ रहा है, या नेम वाले में ही कुछ ना कुछ अपेंड करके करना पड़ेगा, पता है, उसी के अंदर ही मेंशन करना पड़ेगा। हम बाद में check कर, अगर ग्राफिक नहीं वो तो करेंगे कर लेंगे बट कोई मतलब नहीं होगा ना। तो वैसे कर सकते हैं। आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं चेंज करते हो, कर सकते हो। ये उसी टैग के दो टैग मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे, यहीं पे अंदर मेंशन करने के लिए कुछ ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। बट वो एरर दे रहा है यहाँ पे। एक बार मेन उसमें वेरिएबल में चेक करना, नाम तो मिला नहीं। वो वाला तो नहीं आएगा, बॉन्ड है, मीरा, वैन, हाँ ये तब भी एरर दे रहा है ना ये। वो तो हमारा नाम गलत है ना, तो की लिखना है क्योंकि आप की निकालो और की बात। बट वैल्यूज कैसे, वैर डॉट टैग्स ये भी कर दो। लास्ट के की हटा देते हैं ना ये। बट वो एरर ही दे रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सजेस्ट करके आपको वही। ये मर्ज करके ऐसा हो सकता है मे बी। हाँ ये हो, हाँ ये बट ये अभी भी एरर, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। एक बार उस पर क्लिक करके देखना, सजेशन क्या देगा। वो रिसोर्स यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, बंद हो गया, ठीक है यही रहे। अच्छा सर, ये एक मैं बता रहा हूँ, आप वो करके देखना एक बार। नहीं अब तो हो गया, देखते हैं। टैक्स इज इक्वल। मतलब ये सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा, अप्लाई करके देखते हैं। 1 2 चेंज आ रहा है। मतलब दोनों को मर्ज करना है। हाँ अब यहाँ पे जाके 1 चेंज्ड, रिफ्रेश करो। यहाँ पे चलो रनिंग तो है, ये टैग्स में जाके देख लो, आ गया। आ गया। तो ये रहेगा मेनली मर्ज स्मॉल ब्रैकेट वैट डॉट टैग्स एंड नेम इक्वल टू वैट डॉट नेम। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो पार्ट तो उसी का ही है, तो उसको मर्ज करके तो ये आप यहाँ पे तो हम इसको हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इस तरीके से आप ये सारी फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्प्लिट करके भी अप्लाई करके देख लेना, कनेक्ट हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पब्लिक आईपी बेस में है तो कोई। नेक्स्ट पार्ट में मैंने यही शायद यहाँ पे और भी चीजें यूज की हैं अलग अलग, मतलब यहाँ पे मॉनिटरिंग इनेबल करना है, की नेम, इंस्टेंस नेम, प्रोवाइडर, ठीक है, ऐसे करके भी देखते हो वेयर डॉट इंस्टेंस। बट यहाँ पे ये डायरेक्टली भी नेम सेंड कर देगा टैग्स, चलो। नहीं ऐसे नहीं करेगा सर। हाँ वो नहीं करेगा, वो फिर कंफ्यूज वही हो। एक ही वही नाम आएगा फिर हाँ बात। नहीं वो तो ठीक है, आप चेंजेस करते रहना, मैं तो ना मैं आपको जस्ट यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको आप जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपको यहाँ पे यहीं पे करते जा रहा हूँ ना, आपकी वीडियो में तो है ना पार्ट। जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ आपको वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो वो भी तो जरूरी है ना कि आप यहाँ पे हम यहाँ पे मैनुअली ऐड करें, वहां से कॉपी पेस्ट, मतलब आप एक बेस कोड ले लो। एरर आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। आपकी क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है सब चीजें। फिर आपको सुपर जैसे यहाँ पे वही सेम किया गया, इस विद आपको मेन डॉट ई वेरिएबल्स डॉट ई आउटपुट डॉट ई स्टेरफॉर्म डॉट ई प्रोवाइडर्स डॉट ई, ऐसे अलग अलग वैल्यूज उन्होंने ले रखा है उसी फाइल को डिस्ट्रीब्यूट की जो हम अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर इसके बाद आपका वीपीसी का दे रखा है, ये वीपीसी बनेगा, वीपीसी बनने के बाद
बट इसमें भी वेरिएबल्स के फॉर्म में। पहले तो शायद मुझे लगता है सब एक में ही दे रखा है सारा जो है। नहीं नहीं, अलग अलग है। एक मेन डॉट टीएफ है और एक आपका वेरिएबल्स डॉट टीएफ। दो वैल्यू प्रोवाइडर्स डॉट टीएफ भी है, टर्म डॉट टीएफ भी है, आउटपुट डॉट भी टीएफ भी है। अभी लेंदी बुक है। दो दो सबनेट्स के साथ भी है कि दो सबनेट है और दो इंस्टेंस भी बने रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आते हैं EC2 विद वैर में ही, इसमें ही चौक चेंजेस कर लेते हैं। ये एक नया फोल्डर बना लेते हैं, cd डॉट डॉट बैक आते हैं, mkdir स्पेस EC2 विथ VPC वैर, cd स्पेस EC2 विथ VPC वैर। अब ये यहाँ पे अब अलग अलग वैल्यूज अब यहाँ पे मतलब वो बना लो। टर्म ब्लॉक तो सिमिलर ही है, इसमें तो कोई वैसा कुछ पार्ट है नहीं। यहाँ से कॉपी कर लो, एक ही फाइल बनाते चले जाओ यहाँ पे, terraform डॉट टीएफ। ठीक है, सेकेंड में आपका यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ले लो, जैसे कि आपका यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट डॉट टीएफ भी, चलो ले ही लेते हैं, फाइल तो सारी बनानी है एक करके। और हम किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं ना। हाँ ऐसा, हाँ किसी भी ऑर्डर में वो मैटर नहीं करता, वो बाद में बन तो एक ही फोल्डर में रहा है ना। आउटपुट डॉट टीएफ, आउटपुट का मैं आउटपुट डॉट पीएम लिखूंगा तो भी गलत हो जाएगा। वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। आप हिडन ट्रैकर देख सकते हो ना, प्रोवाइडर्स वाला आप यहाँ पे ले लो। प्रोवाइडर्स डॉट टीएफ, ये भी रेड मार्क आएगा जब तक इसकी वैल्यू आपका वेरिएबल्स वाला पार्ट नहीं आ जाएगा। तो इसमें सब कुछ वेरिएबल्स में सब कुछ दे रखा है, आपका रीजन, इंस्टेंस आईडी सब, मतलब इंस्टेंस का एमआई आईडी जो भी, जो मेन डॉट टीएफ में दे रखा होगा वो सब यहाँ पे भी। ये आपका हो गया वेरिएबल्स डॉट टीएफ। ये टैग के लिए भी सजेस्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, बट इसको वहां पे कॉल कराना पड़ेगा मेन डॉट टीएफ को। मेंशन तो मैंने टैब तो प्रेस कर दिया, बट इसको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे। फिर आपका आएगा मेन डॉट टीएफ, जहाँ पे इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप वाला हुआ इसी में मेंशन है। चलो कुछ टास्क में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको टास्क देता हूँ इसी को, इसी फाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशंस के लिए, ठीक है। इसमें टैग तो ऑलरेडी मेंशन है, बट उसको कहने के चेंजेस करना पड़ेगा, ये रन नहीं करेगा स्क्रिप्ट। इसमें जो टैग है ना, मर्ज करके इस तरीके से आपको मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ से टैग वाला आपको हटाना पड़ेगा, और ये एक्चुअली यहाँ पे ना आके वहां पे आएगा, तो ये यहाँ से हटा दो। ठीक है ना, तो वो जो भी नेम दे रहा है वो नेम वैसे यहाँ पे भी वेरिएबल में भी मेंशन किया गया होगा, जब नेम मेंशन वहां पे नहीं किया गया। तो मेन डॉट टेब में ये एक्चुअली मेन ये ले लेगा, मेन यहाँ पे रजिस्टर किया, तो आप वैर डॉट नेम कर दो तो ले सकते हैं वहां पे। तो देखो मेन डॉट टीएफ में क्या क्या दे रखा है, आपका वीपीसी की जितनी वैल्यूज हैं, ये आईपी क्या होगा, ये तो चलो वैल्यूज यहाँ पे उन्होंने इनेबल कर रखा है बूलियन के फॉर्मेट में। आपके वीपीसी का नेम, फिर सबनेट बनेगा, सबनेट का किस वीपीसी के लिए बनेगा वो दे रखा है, जो ऊपर वीपीसी बनेगा उसी के लिए एडब्ल्यूएस वीपीसी, और ये रेफरेंस वैल्यू आपका सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो मेन है वो यहाँ पे भी मेन होना चाहिए। फिर शेडेड ब्लॉक दे रखा है कि सबनेट का आईपी क्या होगा, उसका अवेलेबिलिटी जोन क्या रहेगा,
पब्लिक आईपी इसमें अवेलेबल मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका नेम क्या रहेगा सबनेट का, इंटरनेट गेटवे इस वीपीसी के लिए बनेगा, और इंटरनेट गेटवे का नेम। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, राउटेबल। राउटेबल में क्या आएगा, आपका एक राउटेबल बनेगा जिसमें फ्रॉम एनीवेयर होगा, होता है ना इंटरनेट वाला, ये आईपी एड्रेस जिसमें आपका भी इंटरनेट गेटवे यहाँ पे, मतलब आईपी में क्या रहता है 0.0/0, फिर टारगेट में क्या रहता है इंटरनेट गेटवे, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। पब्लिक राउट टेबल्स यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये सब राउट टेबल का नेम। और फिर इसके बाद राउट टेबल और सबनेट का एसोसिएशन। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के क्या है कि वेरिएबल्स यहाँ पे यहीं पे मेंशन कर दिए गए, मतलब कि यहीं पे वैल्यू यहीं पे मेंशन किया, आप चाहो तो इसकी वैल्यूज को अलग मेंशन कर सकते हो। हाँ मतलब कि नहीं, फाइल तो बनाई है वेरिएबल्स, बट यहाँ पे वैल्यू दे दी गई नहीं यहाँ पे, कि आपका यहाँ पे फ्रॉम कोड और स्टार्ट कोड क्या रहेगा। तो इसको ना ये आप अपने आपके लिए टास्क रहेगा या होमवर्क समझ सकते हो, कि इस चीज को इसकी वैल्यूज आपके वेरिएबल से लेके आए। क्योंकि देखो सबकी वैल्यू वेरिएबल्स हमें कहाँ से मिल रहा है, सबकी वैल्यूज कहाँ से मिल रही है हमें। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका वीपीसी, मतलब ये सबनेट सीआईडी वाला एबिलिटी जोन, ये आपको वेरिएबल से मिल रहा है। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप की जो इनबाउंड रूल्स की वैल्यूज है वो सब कहाँ से आए, वेरिएबल से। तो वो आप लोग को करके लेके आना है। कैसे होगी? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ये। वो तो चाह रहा है अभी करना है बस, अगर नहीं वो नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा चेंजेस करके देखो, नहीं हो रहा है तभी बात की बात। जैसे कि हमने इससे पहले जो वो बनाया था आरडीएस, आपने वीपीसी बना ही रखा है, सिक्योरिटी ग्रुप भी बना रखा है, तो आप उस आरडीएस को डिफॉल्ट वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप में ना बना के आप अपने उस पर बनो, एक वो वहां पे टास्क हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो हमने पहला जो लैब किया था वो हमने आरडीएस से किया था, उस चीज को आप यहाँ से कर सकते हो। फिर इंस्टेंस में एमआई आपका दे रखा है, इंस्टेंस का टाइप, की नेम दे रखा है, ये तो ये सब सिक्योरिटी ग्रुप, पब्लिक आईपी, इसके जो टैग्स हैं। तो वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि की नेम यहाँ पे क्या दे रखा है वो नहीं पता। हमारे केस में जो की है वो की 25 है, क्या है की 25 है। इसके बाद यहाँ पे शेडेड ब्लॉक्स दे रखा है लिस्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में। मैप ये तो चलो टैग्स हो गया है। एम आई आई डी में भी ये ले लेना चाहिए, यूसिस्ट का ही दे रखा है। जोन आपका दे रखा है, सबनेट का आईपी दे रखा है, वीपीसी का आईपी दे रखा है, और वीपीसी में कुछ टैग्स मतलब यहाँ पे असाइन करेंगे, एनवायरमेंट नेम्स, रीजन के लिए दे रखा है। आउटपुट्स में ये सारी वैल्यूज कुछ दे रखी है, बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है। तो मेन डॉट ये है, आउटपुट डॉट ये, प्रोवाइडर्स, टेराफॉर्म, वेरिएबल्स, सभी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। अब इसको जाके हम क्या कर देते हैं, पहले आप इनिट करोगे, पहले फर्स्ट टाइम इनिट करना पड़ेगा ना, इसमें डॉट टेराफॉर्म नहीं है। क्या बता रहा है कि टेराफॉर्म की स्पेलिंग गलत है। अभी 6.14.0 है लेटेस्ट। कल मैंने दोनों ग्रुप में ना सारी वीडियोस मैंने पोस्ट कर दी थी, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। वो आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस का वीडियो भी डाल दिया था। टेराफॉर्म स्पेस है, एंड देन यहाँ पे प्लान, कोई रिक्वायरमेंट नहीं था प्लान का, आप इस डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। इनिट जरूरी है, प्लान मस्ट है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रिसोर्स क्रिएट करेगा, 7 to 8, ठीक है। मेन और डीएम आप देख सकते हो बहुत सारे रिसोर्स हैं, 1, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, एंड देन 7, वही 7 ही आपको आ भी रहा है। फिर यहाँ पे आप टेराफॉर्म एंड देन अप्लाई कीजिए। टेराफॉर्म यूज करके उसका परफॉर्म क्या होगा?
नहीं, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज है वो तो। नहीं, आपका डिफॉल्ट डिलीट हो गया। आप ना यूट्यूब में सर्च करो हाउ टू रिस्टोर डिफॉल्ट वीपीसी इन AWS, ये रिकवर, तो उसमें आपका आ जाएगा। जो वैसे नहीं चलेगा। एक बार नकुल सर से पूछ सकते हो, वो बता देंगे आपको कैसे रिकवर करते हैं। ये तो मेरा ना डिफॉल्ट वीपीसी वापस देखना है। अरे काफी ठीक है कुछ जल्दी में रहता है। अभी तो आ ही नहीं होगी ना कुछ आएंगे तो जब मेरे एक दो बैच चलते हो तो जाएगी बात चालू हो जाएगी तो थोड़ा एफर्ट डालो ना, मैं बता तो रहा हूँ, वीडियो देखो, मैं बताता हूँ। हाउ टू रिकवर माय AWS अकाउंट AWS अकाउंट नहीं, इसका वीपीसी डिलीट हुआ है ना। मैं तो भाई अभी भी यही बोलूंगा कि दूसरे प्राइवेट कार्ड से नहीं अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अब मतलब एक डिलीट हो गया तो अकाउंट बना लो, क्या बात कर रहे हो, गलत सजेशन दे रहे हो उसको। भाई पेमेंट टाइम भी कैसे गूगल है ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे जाके एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये इस मेन EC2 नाम से था शायद। तो ये आपका एक VM बन गया है, इसको पब्लिक IP भी मिला है, की भी मिला है, पब्लिक SG सिक्योरिटी ग्रुप पे ये आपका एलोकेट वो असाइन किया गया है। आप इसकी कनेक्टिविटी एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क में बना है तो, और VPC में बना ही होगा। EC2 हाइफन यूजर एडवांस सेटिंग्स। ये कनेक्टिविटी अच्छा हो गया, मुझे लगा कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट हो रहा है। आपका जो VPC बना था वो भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। एक देखिए इसको मैप करके देखना हाँ, वही दिखा रहा हूँ, मेन VPC के नाम से बना है, इसमें टैग्स भी होंगे कुछ, रिसोर्स मैप। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका, ठीक है, पब्लिक सबनेट, पब्लिक राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे। अब इसको यहाँ से डिस्ट्रॉय करते हैं टेराफॉर्म, और भी कुछ चेंजेस करना था, अब यहाँ पे चेंजेस करते हो। आपका वर्क यही है कि आप एक RDS वाले को एक अपने खुद के बनाए VPC में लॉन्च करो, और दूसरा इस इंस्टेंस की जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसकी वैल्यूज को वेरिएबल्स में डालो, और फिर main.tf की वहां से आप कॉल करा लो उसको। दे दो वर्क आप परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये तो सारी बेस स्क्रिप्ट तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, और ये सारी स्क्रिप्ट हमने वही मैंने भी क्या है, देखो मैंने कोई इन्वेंट तो किया नहीं है। आपको सारी वैल्यूज का रजिस्ट्री मिल जाएंगी, आप वहां से भी मैंने बता भी दिया है कि आप एक वैल्यू कैसे पिक करोगे। अब इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, तो पहले से प्री डिफाइंड ना सारी चीजें, कि आप इससे कुछ नया डेवलप कर दोगे। कोर लैंग्वेज तो है नहीं है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यही थोड़ा इजी पार्ट है स्क्रिप्टिंग का, कि पहले से सब चीजें फिक्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सारा डेटा आपका यहाँ पे हो गया terraform.tf। बट नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है कि आप दो सबनेट के साथ भी इसको परफॉर्म कर सकते हो, कि आपके दो सबनेट्स बने, दोनों सबनेट्स में अलग अलग क्या बने आपके इजी इसी इंस्टेंस, दो अलग अलग जोन भी बने, एक 1A पे एक 1B पे। ऐसा भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल हो सकता है, होता ही है आपको नेट के केस में, इंस्टेंस टाइप। तो ये सारी चीज मैंने ना वैसे यहाँ पे डिफाइन कर दी है, तो आपको करने, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप सब कुछ, जो जो रिक्वायरमेंट सब कुछ पहले से ही बना हुआ है। अच्छा, एक हमने नहीं किया है terraform.tf वैल्स, वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी अलग स्टोर कर सकते हो, और पहले शायद मैंने यूज किया है एक दो बार शायद में भी। मतलब एक फाइल और बन सकता है यहाँ पे terraform.tf वैल्स, जिसमें वेरिएबल्स की कीज अलग रहेंगी, वैल्यूज अलग रहेंगी। वो जो हम सिक्योरिटी ग्रुप वाला करना चाहते हैं वो ऐसे क्यों चलता है हाँ,
नहीं नहीं, मतलब ये तो मेनली क्या है ना, जैसे मैं मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, बेसिक 30 ग्रुप जैसे वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स में हमने यहाँ दे दिया, वैल्यू दे दिया ना, ये डिफॉल्ट हटा दो, यहाँ सबसे डिफॉल्ट हटा दो, डिफॉल्ट की सारी वैल्यू कहाँ डाल दो, टेराफॉर्म डॉट टीएफआईआर, तो वहां पे आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे ना एडब्ल्यूएस रीजन इक्वल टू इन्वायरमेंट विद सीआईडीआर सब अलग है ना आपका। तो इस तरीके से आपका बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं अलग अलग, तो इसको एक बार अप्लाई करके देख लो। नेक्स्ट में ये पार्ट हम कवर नहीं करेंगे, आप इंस्टेंस वाला भी, दो वाला भी करके देख लेना। या तो चलो सबनेट पर एक बार वो मैं करा दूंगा, बहुत सारे लैब्स दे रखे हैं भाई। आरडीएस का दे रखा है यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में, हम नेक्स्ट टाइम आरडीएस डिस्कस करेंगे। इसके बाद सीधा हम अपना नेक्स्ट उसमें आएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका मॉड्यूल। बट इसमें और भी चीजें हैं, अभी क्या है ना कि इसमें और भी वेरिएबल्स हैं। अभी तो सारे वेरिएबल, अभी तो ये स्ट्रिंग नंबर और ये सब नॉर्मल वेरिएबल्स आपके दे रखे हैं, स्ट्रिंग नंबर और बूलियन, या ट्रू और फॉल्स है, या तो नंबर्स दे रखा है, या तो आपके स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लिस्ट हम किस केस में यूज करेंगे, सेट कब यूज करेंगे, डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे कुछ कुछ लिस्ट के यूज कर पा रहे हैं, बट मेनली हम एक्चुअल हमें यूज कहाँ पे करना है हमें, तो वो हम उसके वेरिएबल्स अलग से हमने डिफाइन किया है। अभी इंस्टेंस के साथ कर रहे हैं, उसको हम एस3 पैकेट के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको परफॉर्म कर लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।